चलिए खैर मकदम आपका तजारती वक्फे के बाद प्रोग्राम देख रहे हैं। अब तक सनम के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से एतवार शनिचर के रात है और शनिचर की रात कल आपके लिए आराम का दिन है। आज आप अपने घरों में पहुंच गए होंगे। सरकारी मुलाजिम जो हैं वीकेंड्स पे अपने घरों को जाते हैं, दूर दराज के रहने वाले, और इस वक्त आप अपनी फैमिली में बैठ के मुझे भी देख रहे होंगे और आपस में गपशप भी करेंगे। उसी गपशप में हम आपको हालात वाक़ात से बाखबर भी करते हैं। और बात हमने ब्रेक से पहले की थी 2 दिनों की। तो 2 दिन बचे हैं जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह की जम्मू कश्मीर में नौकरी के तैनाती के सबसे लंबा टेन्योर एज ए डीजी दिलबाग सिंह जम्मू कश्मीर में रहे। कितने कामयाब रहे, कितने नाकाम रहे, फैसला आवाम कर सकती है। लेकिन आज दिलबाग सिंह ने बड़े दावे भी किए, जीरो की बात भी उन्होंने की। वो जीरो वाकई में है या नहीं है ये वक्त बताएगा, आवाम बताएगी। लेकिन ये अवंतीपोरा के लथपोरा में आज पुलिस कमांडो कोर्स मुकम्मल होने पर जो पासिंग आउट परेड थी, उस पासिंग आउट परेड में खताब करते हुए मनोज सिंह दिलबाग सिंह ने बड़े दावे किए। एक दावा ये भी किया कि पिछले 5 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में एक नई पहल शुरू हुई है। ज़मीन पर अमन दिखाई दे रहा है, तशद्दुद के वाक़ात कम हुए हैं और अमन की फिजा मजबूती के साथ बहाल की जा रही है। जीरो टॉलरेंस की बात भी उन्होंने की और जीरो टॉलरेंस मिलिटेंसी, जीरो टॉलरेंस किलिंग्स, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर और भी जीरो उन्होंने बताए। हालात पिछले बयान करते उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर में सड़कें वीरान हुआ करती थी, बाजार सुनसान दिखाई देते थे, डर था, खौफ था, एहतजाजों का कैलेंडर था और उस दौर से निकल के आके अमन बहाल किया है और उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक रोल है। ये मनोज सिन्हा ने आज लथपोरा में बताया। साथ साथ में यहाँ नई ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात भी की और नई ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साथ मनोज सिन्हा दिलबाग सिंह ने लथपोरा में कमांडोज से उनकी जिम्मेदारी का अहद भी लिया। क्या बताया दिलबाग सिंह ने, ये उनका लगभग आज आखिरी खिताब था कमांडोज से, अपने जवानों से, क्योंकि 2 दिन के बाद वो जम्मू कश्मीर से वापस जाके अपनी रियासत पंजाब जाएंगे। तारीख लिखी जाएगी और तारीख में उनका नाम भी होगा और तारीखदान उन्हें किस तरह से लेगा ये तारीखदान ही बताएगा। लेकिन उन्होंने आज अपने दौरे टेन्योर के बारे में क्या बताया और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की क्या बात की, सुनिएगा आप भी। कश्मीर और जम्मू के हालात दुश्मन की आंख से कभी ओझल नहीं होते हैं। अभी आपने देखा परसों ही 5 दहशतगर्दों का दस्ता जो मच्छल के एरिया से आया था वो मुठभेड़ में मारा गया। इससे पहले बारामूला के अंदर मुठभेड़ हुई। इस साल बहुत सारे मुकाबले, बहुत सारे इनकाउंटर्स इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप्स के साथ बॉर्डर के ऊपर हुए। दुश्मन की अभी भी नजर जहां की बढ़ते हुए अमन की तरफ कदम उनको थामने की है, उनको रोकने की है। दुश्मन की अभी भी नजर में कुछ काला दिखाई देता है। कुछ दिन पहले देखें तो अर्निया के सेक्टर में काफी हद तक जो अभी तक अमन का माहौल बॉर्डर के ऊपर सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जरिए से चल रहा था, उसकी सीरियस वायलेशन हुई। उस पर देखा जा रहा है कि इसकी क्या वजह रही, क्यों ऐसा हुआ। मगर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एडवर्सरी की नीयत पे शक करना बिल्कुल आपको जायज लगता है और ये लाजमी रहेगा कि हम अपनी नजर बॉर्डर की तरफ भी और अंदर भी गाड़े रखें और वो हर कार्रवाई जो जरूरी है अपने अवाम की, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने देश की, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, उसमें कोई भी कसर न छोड़ें। और मैं उम्मीद रखता हूँ कुल मिला के 36 थाने आपके टेरर फ्री रहे 100% और 7 थानों में सिर्फ और सिर्फ 7 वाक़े ऐसे पेश आए जिन मुझे खुशी है कि आज इसी की दूसरी कड़ी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये बहादुर टीमें जिनकी क़यादत नौजवान जंग हमारे PSIs कर रहे हैं, जिनमें ड्रोन का यूनिट शामिल है, जिसमें गाड़ी का काफिला फुली लैस, ड्रोन लेटेस्ट वेपनरी के साथ सब चीज़ें इनके साथ अवेलेबल हैं। और 11 लोग और साथ में होकर जो 14 लोगों की टीम्स 22 थानों के ऊपर तैनात होंगी। ये हर 14 लोग थाने के थानेदार की एक अलग बाजू। दिलबाग सिंह कश्मीर के लथपोरा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में, कमांडो सेंटर से लथपोरा, तारीख में लथपोरा ज़रूर लिखा जाएगा। जम्मू कश्मीर की तारीख में लथपोरा का अपना एक नाम है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, डीजीपी दिलबाग सिंह से परसों सोपोर के ताहिर की बात कुपवाड़ा में पूछी गई थी। ताहिर गायब हुआ था, ताहिर शादी के फ़ौरन बाद गायब हुआ था और ताहिर जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर SPO नौकरी करता था। ताहिर के गायब होने पर डीजीपी
दिलबाग सिंह ने बताया था कि अक्सर पुलिस वाले एब्सेंट हो जाते हैं, शायद ताहिर भी एब्सेंट हुआ है, लेकिन ताहिर वाकई में एब्सेंट था या कहाँ था, पुलिस ने उसको बाजियाब कर लिया है। उसे श्रीनगर से बाजियाब किया है। लगभग 4 दिनों के बाद ताहिर जो एसपीओ है उसको बाजियाब किया गया है। पुलिस के मुताबिक एसपीओ काफ़ी उससे से जहनी तनाव में मुब्तला था और उससे बाजियाब कराने के बाद लवाकीन के सुपुर्द किया गया है। वजह उसके गायब होने की या मिसिंग होने की जाहिर तो नहीं हो सकी है, लेकिन सब यही कहते हैं कि जहनी तनाव था। जम्मू कश्मीर पुलिस को कितना जहनी तनाव होता है ये आम लोग बता सकते हैं, जानते हैं, क्योंकि कितने फ्रंट्स पे जम्मू कश्मीर पुलिस को काम करना पड़ता है वो हम लोग जानते हैं, वो पुलिस के वो लोग जानते हैं। और उस जम्मू कश्मीर पुलिस को दिलबाग सिंह जिसकी सरबराही करे थे, आज भी उनके रोशन मनी और जम्मू कश्मीर पुलिस को जो रिस्क अलाउंस मिलता है वो आज भी सवाल उठाते रहते और ये पुलिस के कुछ अफसरान को ये सवाल हट करता ही रहेगा। लेकिन आपको अब सियासत की बात करते और सियासत में खित्ते जम्मू का पुंछ राजौरी का इलाका और पुंछ का ख़ास तौर पे सुरनकोट का इलाका, जहां आज पार्टी यानी कांग्रेस की तरफ से एक जलसे का इनेकाद किया गया था। तारिक हमीद कर्रा यहाँ मौजूद थे, उनके साथ रमन बल्ला थे, शहनवाज चौधरी थे, शबीर अहमद खान थे और शहनवाज चौधरी से लेके शबीर खान, रमन बल्ला से लेके तारिक हमीद कर्रा के सरों पर जो आज दस्तारबंदी की गई, पगड़ी लगाई गई। ये पगड़ी निशानी होती है, सहरा होता है और इस पगड़ी के एक अपना महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है और इसी पगड़ी को पहनाते हुए उम्मीद का इजहार भी उनसे किया गया। आपको बताते चलें शहनवाज चौधरी कैसे खित्ते से ताल्लुक़ है और उन्हें पिछले ही दिनों जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस है उसका नायब सदर भी मुकर्रर किया गया है। तो यूँ उसकी आबादी और उसके इलाके के लोगों ने उनका इस्तकबाल के लिए प्रोग्राम रखा हुआ था और इस प्रोग्राम को जलसे की शक्ल देते हुए यहाँ कांग्रेस लीडरान ने खिताब भी किया। तारिक हमीद कर्रा से लेकर रमन बल्ला ने अपने खिताब में यहाँ जम्मू कश्मीर की मजमूई हालात भी बयान किए। बीजेपी का इंतखाबात से दूर जाना या डरने की बात भी कह डाली और ये भी कह डाला कि मुल्क से में अब बदलाव आ रहा है, हवा भी बदल चुकी है और सियासत भी बदल रही है और उसमें सरकार भी बदलेगी। ये बीजेपी के पर इल्ज़ाम का करते हुए कांग्रेस लीडरान ने बताया कि बदलाव के बीच में इंतखाबात से डर रही है और ये बदलाव ही है जिससे बीजेपी इंतखाबात से डर रही है। रमन बल्ला को सुन लेते हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में क्या बताया और यहाँ पे मार्च भी हुआ, उस मार्च में इस भी हासिल की कांग्रेस लीडरान ने। हवाओं का रुख हमें बदलना पड़ेगा और वो जो हवाओं का रुख जिसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने यहाँ पे शुरुआत की पैदल यात्रा करके पूरे हिंदुस्तान में, और वो क्रांति जिसमें हिमाचल में बदलाव आया, कर्नाटक में बदलाव आया। अब हम इसलिए आपकी ताकत देके आपने इतना भाजपा को डरा दिया कि वो चुनाव से अब डरती है, लेकिन आज हमें जरूरत है आपके समर्थन की। हमें जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से भाजपा ने हमें जख्म दिए, जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा छीन के ये चिंगारी है, आगे तो बहुत बड़ा तूफान हम यहाँ पे लाएंगे। हमें उम्मीद है कि रियासत का दर्जा जो छीना गया था मजबूर करेंगे कि हमें रियासत का दर्जा दिया। तो पार्टी के चुनाव भी थे, लेकिन उस डर से कि कांग्रेस का कब्जा यहाँ पे होगा, भाजपा चुनाव से भाग रही है। ये जमहूरियत जिसका गला भाजपा ने। ये पुंछ के सुरनकोट के इलाके में रमन बल्ला और कांग्रेस के दूसरे लीडरान थे। कांग्रेस का जलसा था, कांग्रेस का खिताब था। कांग्रेस जनाधार बटोरने की कोशिश कर रही है, साफ जाहिर है मौका है और मौके पे कांग्रेस के लोग चौका लगाने की भरपूर कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन आपको पुंछ के पास वाले नहीं बल्कि पुंछ खास की बात भी बताते चलें, जहां डोजर दोबारा दिखने को मिला है। ये डोजर दौरान शब चला है और डोजर ने दौरान शब 1.5 दर्जन के करीब दुकानों को मिसमार किया, हदम किया और यहाँ कुछ सरकार की ज़मीन पर पटवार खाने भी थे, उनका भी जो नक्शा इंतखाब है वो भी दिखाई दिया। ये डोजर बाबा इस साल के शुरुआत में शुरू हुआ था। ये खिते जम्मू कश्मीर में उस वक्त शुरू हुआ था जब सरकार की तरफ से बताया गया था कि इंक्रोचमेंट ड्राइव है और उस इंक्रोचमेंट ड्राइव में डोजर का काम है। इस डोजर के काम से जम्मू में कुछ इमारतों को मिसमार भी तब किया गया था, कश्मीर में भी कुछ जगहों पे लगा गया था, लोगों में खौफ डर भी पैदा हुआ था। लेकिन क्या ये डोजर दोबारा चलेगा, ये सवाल है। और यहाँ पुंछ में डोजर आज के चलने पर भी सवाल है कि ये डोजर तब क्यों नहीं चला था। अगर ये गैर कानूनी थे तो तब क्या सरकार के आदाद शुमार में, सरकार के कागजात में ये गैर कानूनी नहीं थे? क्योंकि अगर ये नए बनाए होते तो बात थी, ये तो पुराने थे, तो तब ये डोजर क्यों नहीं चला? सरकार से सवाल आज पूछा जा सकता है।
क्योंकि तब सरकार ने बताया था कि किसी भी गैर कानूनी या सरकारी ज़मीन पे जो भी इमलाक होंगी उनको डोर से हिलाया जाएगा, मिसमार किया जाएगा। लेकिन आज चलने पर बहुत से लोग सवाल उठा रहे थे कि तब क्यों रोका गया, तब क्यों नहीं हुआ, आज क्यों हुआ, कहानी क्या है। लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। कहानी हमें भी समझ नहीं आई, जब समझ आ जाएगी आपको बता देंगे। ये रात के अंधेरे में जो डोजर चला, उस रात के अंधेरे में डोजर के बाद दिन की कहानी आपको बताते हैं। और दिन की कहानी भी सीधी सादी और निराली सी कहानी है। ये श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी से शुरू होती है, जहां बच्चे पहुंचे हुए थे। ये तालिब इल्म थे और ये तालिब इल्म बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आमतौर पर जिसे बोपी कहा जाता है, उसके खिलाफ नारेबाजी करे थे। बच्चियां भी थे, बच्चे भी थे। और ये बच्चे और बच्चियां इल्ज़ाम आयद करते हुए बता रहे थे कि बोपी माजी में भी अपने स्कैंडल्स की वजह से सुर्खियों में रहा है, आज भी स्कैंडल ही कर रहा है। 2 साल के बाद भी 12वीं जमात और नीट का इम्तिहान पास करने वाले बच्चों को अभी भी कॉलेज काउंसलिंग जो होनी है उसका दूसरा दौर नहीं हो सका है। जो इदारा 2 साल में इन बच्चों के बकौल काउंसलिंग ना करा सके, उस इदारे की इफादियत क्या, उसकी अहमियत क्या? क्या वो बच्चों के मुस्तकबिल पे शब-खून तो नहीं मार रहा है? क्या वाकई में इस तरह के इदारों की फिर हमारी स्टेट में, जहां सरकार कहती है कि हम किसी भी तरह का जुल्म अपनी आवाम पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ज़रूरत क्या है? फिर बोपी को बंद नहीं होना चाहिए, जो 2 सालों में बच्चों के काउंसलिंग सेशन मुनक्कद नहीं करा सका हो और 2 साल इंतज़ार के बाद भी बच्चे अब सड़कों पे निकल आए हों। इससे बड़ा अलमिया इस कौम का और क्या हो सकता है कि एक इदारा जो बाज़ाब्ता तौर पे आपके और मेरे टैक्स पे सैलरी लेता है, तनख्वाह लेता है, वो इदारा मनमानी करता है। माजी में बड़े पीर साहब की कहानी बोपी के साथ जुड़ी थी। आज भी कोई पीर है वहाँ पे, या आज भी वहाँ पे कोई काम करने वाला है? अगर बोपी में काम करने वाला होता तो ये नहीं होता, बच्चे सड़क पर नहीं होते। बच्चों की सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने रिसेंटली 12th पास आउट किया, या हमने 2 साल पहले 12th पास किया, या हम में से वो है जिन्होंने 3 साल पहले 12th पास आउट किया। या तो हम नीट की प्रिपरेशन में लगे रहे, या तो बोपी के इन फजूल चक्करों में पढ़ते रहे। तो हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि देखिए INC ने 30th दिया है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, एंड INC कह रहा है हम डेज को एक्सटेंड करेंगे अगर आपको और एडमिशन चाहिए, अगर हमसे बोपी कहे तो। लेकिन बोपी जो है वो टोटल इनसे नहीं कर रहा है, वो कोई डिमांड नहीं कर रहा हमारे लिए। एंड ये इतना छोटा अगर वो नहीं कर पा रहे इस चीज को हैंडल, तो प्लीज इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ देना। हर एक कॉलेज को अपने अंडर लेना बड़ी बात नहीं है, हर एक स्टूडेंट को प्रॉपरली एडमिशन देना वो बड़ी बात है। बाद में ये पेमेंट सीट्स ले रहे वो तो हो ही नहीं रहा। कॉलेज को ये सच्ची बात है, कॉलेज को अपने अंडर करना बात नहीं है, बात है उस कॉलेज में बच्चे को वक्त पे दाखला मिल जाए। और हम बात खरी करते हैं, चाहे किसी को बुरी भी लगे, लेकिन बात हमारा काम है कि हम उन हकायक को उजागर करें जिससे आवाम का भला हो सके। तो सरकार से गुजारिश, बोपी का भी भला कर दीजिए। ज़रा देख लीजिए कहाँ पे नट पे बोल्ट कसने की ज़रूरत है, और नट बोल्ट कसने की ज़रूरत को करनाग में भी है। हमारे ही पैसे से बड़ा रकूमात खर्च की गई, और नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ने कुछ ही महीने कबल कोकरनाग के मुख्तलिफ इलाकों में लाइट्स लगाई। इलाके के लोगों ने तब जश्न मनाया था, और हमें याद है लोगों ने खुशी का इजहार किया था। लेकिन ये कैसी लाइट्स थी कि उम्रे खिजर क्या उम्रे 2-4 दिन भी ना निकाल सकी, और अब ये लाइट्स खराब हो पड़ी है। शायद यहाँ पे भी कोई पीर बाबा ही बैठा था जिसके दम दरूद से ही अब तक चलती रही। पीर बाबा कहीं इधर उधर हुआ, दम दरूद बंद हुआ और ये लाइट्स भी बंद हुई। या कहानी कुछ और भी है जिसे आमतौर पर करप्शन कहा जाता है। क्या वाकई में ये लाइट्स वो हैं जो सरकार के पैरामीटर्स के में लिखी गई थी, या ये वो लाइट्स हैं जिनकी खाना पूरी करते हुए आवाम का पैसा हजम किया गया है, डकार भी नहीं ली गई है? ये कोकरनाग के इलाके की कहानी है, और कोकरनाग में ये मामला जो है, इस मामले पर अफसोस किया जा सकता है। सरकार से गुजारिश की जा सकती है कि ज़रा पैरामीटर्स देखिए, लाइट के वही पैरामीटर्स थे जो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में थे, या खाना पूरी है या कुछ और है। भी नाइट में यहाँ से आया, नीचे गया, वहाँ से आया, ऊपर गया, तो मैंने कभी नहीं देखा ये सिस्टम चलता हुआ। यहाँ देखने के लिए तो बहुत खूबसूरत है ये,
लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये बात कहनी पड़ती है कि मैं ख़ास अपने डीसी साहब से ये गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो कुकरनाग का इलाका है ये किसी जगह से कम नहीं है। तो अफसोस है इसी मेन टाउन में ही ये लाइटें बदकिस्मती की वजह से इनकी तरफ नहीं किसी ने ध्यान दिया है। तो मैं डीसी अनंतनाग से गुजारिश मुकामी लोगों की, जरा देखिएगा खूबसूरत है कुकरनाग और वादी का जरा खूबसूरत है, उस खूबसूरती में ये बदनुमा दाग कहाँ से आ जाते हैं। डीसी अनंतनाग से मुकामी लोगों की गुजारिश। लेकिन बताएं आपको कि एक छोटा सा तजारती वक्फा लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद भी मिलेंगे। अभी और भी हम मुलाजमीन के हवाले से अच्छी खबर नहीं है, और भी मामला हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद।